रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं पटना की लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी स्वर्ण जाल। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं कहानी स्वर्ण जाल। कुछ दिनों से आदित्य का बुझा बुझा चेहरा और चुपचाप सबसे अलग थलग एकांत में बैठे रहना मेरे दिल में तरह तरह का संशय उत्पन्न कर रहा था। अभी एक सप्ताह पहले तक वह दीपिका के साथ बेहद खुश नजर आ रहा था। दोनों अपनी शादी की तरह तरह की योजनाएं बनाने में मशगूल रहते। हुआ होगा दोनों में किसी बात पर झगड़ा। मैंने मन में उठते संशय को दबाया। यह उम्र ही होती है रूठने मनाने की। 2-3 दिनों तक देवदास बना इधर उधर डोलेगा, फिर हो जाएगी दोनों में दोस्ती। अनायास ही अपने दिन याद कर मुझे हंसी आ गई। भले ही मेरे हाथ काम में लगे थे, पर मन आदित्य और दीपिका की शादी में ही उलझा हुआ था। पंडित जी ने अगले महीने की 16 तारीख को शादी का मुहूर्त निकाला था। दोनों से जल्दी बात करनी होगी। मैंने दीपिका को फ़ोन लगाया। दीपिका, पंडित जी ने शादी के लिए 16 तारीख का मुहूर्त निकाला है। तुम दोनों आपस में बातें कर तय कर लो, यह तारीख तुम लोगों के लिए ठीक होगा या नहीं। अगर आज शाम में तुम्हारे पास समय है तो चलकर तुम्हारे गहने बनवा लेती हूँ। अभी मैं और कुछ बोलती उसके पहले ही दीपिका मेरी बात काटते हुए बोली, सॉरी आंटी, क्या आदित्य ने आपको बताया नहीं कि हम लोगों ने शादी का विचार त्याग दिया है? एक ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे केशव जी के साथ पूरे 3 महीने के लिए कनाडा जाना है। मैं आगे कुछ कहती उससे पहले ही दीपिका ने फ़ोन रख दिया। उसका इस तरह का व्यवहार मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मैं आदित्य से कुछ पूछती उसके पहले ही वह वहाँ से उठकर चला गया था। उसकी हरकतों को समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। दीपिका तो दूसरे घर की बेटी थी। क्या आज तक मैं अपनी बेटी नेहा को ठीक तरह समझ पाई थी? उसके कैरियर और उसकी शादी को लेकर मेरे कितने ही अरमान थे। मेरी महत्वाकांक्षी बेटी ने बैंक में पीओ की नौकरी प्राप्त कर मेरे एक अरमान तो पूरे कर दिए थे, पर शादी को लेकर मेरे सारे अरमानों पर झाड़ू फेर आकाश से शादी करने की जिद पकड़े बैठी थी। आकाश सकल सूरत, बुद्धि, विद्या सभी में नेहा से कम तो था ही, साथ ही अपने इनकम टैक्स कमिश्नर पिता का इकलौता पुत्र होने के कारण काफ़ी मगरूर इंसान भी था। योग्यता के नाम पर पिता के संपत्ति के बलबूते पर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। मैं चाहती थी वह मेरी बचपन के दोस्त रमोला के बेटा विष्णु से शादी करे, जो पिछले साल ही IAS ऑफिसर बन गया था और अभी मसूरी में ट्रेनिंग में था। बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, पर नेहा उससे शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। मम्मा, आपको पसंद होगा पर मुझे नहीं। उसमें ज़रा भी स्मार्टनेस नहीं है, पूरी तरह किताबी कीड़ा है, जब देखो पढ़ते रहता है। उससे मेरी बस दोस्ती हो सकती है, शादी नहीं। आपको तो IAS का क्रेज़ है, इसलिए वह इतना पसंद है। जाने मेरे परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि नेहा और आदित्य दोनों के सोच मुझसे इतने अलग हो गए। आज मेरे दोनों बच्चे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार बैठे हैं। न मुझे अति तेज दीपिका पसंद है, न अति मगरूर आकाश। लगता था बच्चों की शादी को लेकर मेरे सारे अरमान हमेशा अधूरे ही रह जाएंगे। अभी मैं न जाने कितनी देर तक बड़बड़ाते रहती कि तभी कॉलबेल की आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। दरवाज़ा खोलते ही सामने विष्णु खड़ा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसके विषय में सोच रही थी वही सामने खड़ा था। उसने झुककर मेरे पांव छुए तो मन गदगद हो उठा।
मैं उसे लिए ड्राइंग रूम में आ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैं उसे सोफे पर बिठा किचन में आ गई, पर मेरी सोच उसके इर्द गिर्द ही घूम रही थी। वैसे तो विष्णु पहले से ही सुदर्शन और संस्कारी लड़का था, पर आईएएस की ट्रेनिंग ने उसे ठोक पीट कर काफ़ी स्मार्ट बना दिया था। उसका बचकानी चेहरा पौरुष के तेज से दीप्त अब उसके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दे रहा था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी रत्ती भर घमंड भी उसे छू नहीं गया था। अपने सरल और संस्कारी स्वभाव के कारण वह बचपन से ही मुझे बेहद भाता था। एक दिन मैं बोरामोला से बोली थी, रमोला, मेरी एक बात तुम अपनी गांठ में बांध लो कि तुम्हारा बेटा ही मेरा दामाद बनेगा, दूसरा कोई नहीं। समय आने पर मुकरना नहीं। ये लो, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ नेहा का रूप और लावण्य भी हजारों में एक है। इसे पाकर तो हमेशा मेरा ही पलड़ा भारी रहेगा, फिर तो मुकरने का सवाल ही नहीं उठता। तभी नेहा की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। वह विष्णु से बातें कर रही थी। दोनों के हंसने और बातें करने की आवाज़ किचन तक आ रही थी। दिल को तसल्ली मिली। विष्णु के पीठ पीछे चाहे वह उसकी कितनी भी आलोचना करे, अभी उससे बातें कर रही थी। दिल में एक हुक सी उठी। काश नेहा ने मेरी बातों पर ध्यान दे विष्णु के सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व को समझा होता तो आकाश जैसे रोड छाप रोमियो का उसके जीवन में प्रवेश ही नहीं होता। तभी विष्णु की आवाज़ सुनाई दी, आंटी, आप कहाँ चली गई? मेरे कॉफ़ी का क्या होगा? ला रही हूँ, क्यों बेसब्रे हुए जा रहे हो? मैं कॉफ़ी का मग लिए हुए ड्राइंग रूम में आ गई। जब मैं कॉफ़ी और कुछ नमकीन लिए हुए उसे के सामने पहुंची तो वे दोनों घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरे कुछ पूछने के पहले ही नेहा बोली, माँ, आपको पता है बिहार में रहकर भी अभी तक विष्णु कभी राजगीर नहीं गया है। अगर आप इजाज़त दें तो हम दोनों कल राजगीर घूम आए। ठीक है, दोनों घूम आओ। कॉफ़ी पीने के बाद विष्णु उठते हुए बोला, अच्छा नेहा, अब मैं चलता हूँ। कल तुम्हें लेने ठीक 7 बजे आ जाऊँगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हमेशा की तरह लेट लपीत नेहा सुबह 7 बजे से पहले ही तैयार होकर विष्णु का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं उसका आलसपन कहाँ चला गया था। उन लोगों के राजगीर जाने के बाद कई बार आकाश का फ़ोन आया। नेहा ने राजगीर जाने के विषय में आकाश को कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही नेहा का फ़ोन भी बंद आ रहा था, इसलिए वह कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी देख कहीं न कहीं मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। करीब रात के 9 बजे राजगीर से वे दोनों वापस आए। दोनों बेहद खुश नज़र आ रहे थे। मेरे दिल ने कहा, काश ये पल आकाश और नेहा के मिलने का पहले आता तो कितना अच्छा होता। अब मैं विष्णु से खाना खाकर जाने का आग्रह किया तो वह हंसते हुए बोला, आंटी, मैं पूरे महीने भर की छुट्टी में पटना आया हूँ, कभी दूसरे दिन आकर खा लूँगा। 2 दिनों बाद विष्णु फिर आया और मुझसे पिक्चर देखने जाने की आज्ञा ले। दोनों अभी घर से निकले ही रहे थे कि नेहा के पास आकाश का फ़ोन आ गया। नेहा ने दूसरे कमरे में जाकर बड़ी सफाई से बहाना बना दिया कि वह अपने दोस्त मेघा के घर जा रही है। दोनों चले गए, पर मैं देर तक जरबत खड़ी रह गई। नेहा का यूँ झूठ बोलना मेरे गले से नहीं उतर रहा था। एक अनजानी सी आशंका से मेरे मन में घबराहट सी होने लगी। जल्द ही मैंने महसूस किया कि जितनी तेज़ी से नेहा और विष्णु करीब आ रहे थे, उतनी ही तेज़ी से आकाश नेहा की ज़िंदगी से दूर हो रहा था। अब मुझे विश्वास हो चला था कि ज़रूर इस लड़की के मन में कोई छलनामयी योजना का शुरुआत हो रहा था। मुझे साफ साफ दिख रहा था वह विष्णु के साथ बढ़ते अपने कदम को बड़े ही छल बल और चातुर्य से आकाश से छिपा रही थी। पर नेहा की मनसा अब आकाश से भी छुपी हुई नहीं थी। खुद को छले जाने की प्राणांतक पीड़ा की झलक अब साफ साफ आकाश के चेहरे पर नजर आ रहा था, जो कहीं न कहीं मुझे भी तोड़ रहा था। कभी मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी विष्णु से ही हो,
पर अब मुझे अपनी बेटी की का स्वार्थी और निर्लज्ज आचरण शर्मिंदा कर रहा था। जिस आकाश से नेहा कभी प्यार करने का दावा करती थी, जिसके लिए उसने अपने माता पिता के प्यार और सम्मान को भी एक झटके में भूमिसात कर सिर्फ अपनी सुख और इच्छा का ध्यान रखा था, आज उसी आकाश को एक भूकंपी झटके दे ज़्यादा सुख संपत्ति और मान सम्मान के लिए विष्णु के साथ निसंकोच आगे बढ़ गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। कहाँ मुझसे चूक हो गई कि प्रेम जैसे पवित्र मानवीय गुणों का भी इसके लिए कोई मूल्य नहीं है। नैतिक गुणों का इतना क्षय हो गया था कि इसके लिए प्रेम चॉइस बन गया था। मेरी आशंका सही साबित हुई। मात्र 15 दिनों के बाद ही नेहा ने आकाश को अपनी ज़िंदगी से निकालकर विष्णु के साथ शादी का फैसला कर लिया। रमोला को जब पता चला, इस शादी को लेकर बेहद उत्साहित हो उठी। मैंने भी चुपचाप अपनी सहमति दे दी। नेहा जैसी जिद्दी लड़की को समझाना माँ होते हुए मैं भी मेरे बस में नहीं था। जल्द ही शादी भी हो गई, पर चाह कर भी मैं खुले दिल से शादी में भाग नहीं ले सकी। रह रह कर बेटी की संवेदनहीनता और आकाश का निराश और हताश चेहरा मुझे विचलित कर रहा था। नेहा का साथ देने का अपराध बोध भी मुझे कम दंश नहीं दे रहा था। आदित्य ने भी बहन की शादी में जमकर काम किया, पर एक बेवजह की उदासी हमेशा उसके चेहरे पर छाई रही। नेहा की विदाई के समय भी उसकी आंखें सुनी सुनी ही रही। नेहा की विदाई के बाद उसकी उदासी और भी बढ़ गई, जिसे देख एक दिन मैं मजाक में बोली, क्या बात है आदित्य, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कई दिनों से ऑफिस भी नहीं गए हो। बस यूं ही क्या मतलब, दीपिका की याद आ रही है, आने दे उसे कनाडा से, हफ्ते भर के अंदर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। नहीं माँ, अब दीपिका से शादी की कोई बात नहीं रही, वह तो कनाडा से 1 सप्ताह पहले ही लौट आई है और 2 दिनों बाद ही उसकी शादी केशव के साथ होने वाली है। आदित्य की बातें सुन मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उस काले को लूटे गंजे केशव से शादी कर रही है, जो उम्र में भी दीपिका से काफ़ी बड़ा है। क्या दीपिका पागल हो गई है? मैं गुस्से से कांप रही थी। प्यार में क्या धरा है माँ, केशव अपनी कंपनी का एमडी है और वह यह सत्य सब पर भारी है। अब समझी, पिछले 4 दिनों से तुम ऑफिस क्यों नहीं गए हो? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ, पर आप घबराइए मत, मैं जल्दी ही दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। वह फीकी हंसी के साथ बोला। दीपिका मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक वैसे ही जैसे नेहा ने आकाश के साथ किया। आदित्य की बातें सुन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर झरबेरी के पेड़ पर फेंक दिया हो। मेरी आत्मा लहूलुहान हो उठी। मैं मानती हूँ बेहतरी के लिए पुरानी सोच में बदलाव जरूरी है, पर यह बदलाव इन लड़कियों में आ रहा है सो कैसा है? मेरी ही बेटी ने समाज और परिवार के सामने स्वार्थपरता और खुरदर्जी का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो कहीं से भी शोभनीय नहीं था। हमारे ज़माने में लड़कियां प्रेम करती थी तो उनके लिए प्रेम ही सब कुछ होता था, जिसके लिए वह ऐशो आराम सुख सुविधा सबको ठोकर मार देती थी। अपनी खुशी से ज़्यादा उन्हें अपने प्रेमी और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रहता था। उन्हें अपना प्यार छोड़ना भी पड़ता था तो वह अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने परिवार के मान सम्मान और सुख के लिए छोड़ती थी, या फिर प्रेमी को सुखी करने के लिए। हमेशा अपने सुखों से समझौता करना भी अच्छी बात नहीं है, जिसे बदलते दौर में लड़कियों ने समझा भी और अपने सुखों से समझौता करना भी बंद कर दिया। इस बदलाव से जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें तरक्की मिली, साथ ही मिला फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो लड़कों के बराबरी में लाकर उन्हें खड़ा कर दिया है। लेकिन आधुनिकता की इस अंधी दौर में अब तो जो परिवर्तन हो रहा है वे संवेदनहीन और मानवीय गुणों से शून्य है, जिसकी फिलॉसफी ही है सिर्फ और सिर्फ अपने को सुखी करने के लिए औरतों को प्रेरित करता है। थोड़े समय के लिए यह सुखद भी लगता है, पर क्या यह परिवर्तन औरतों के मौलिक गुणों को कायम रहने देगा? उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत, स्नेहमय
और संवेदनशील बनने देगा? शायद कभी नहीं, बल्कि उन्हें स्वार्थी, मौकापरस्त और दौलत की हवस का पुतला बना देगा। अगर उनकी स्वार्थ कम नहीं हुई तो यह स्वर्ण जाल में फंसी लड़कियां होंगी, औरतों की प्रतिशीलता का और सशक्तिकरण के ऊपर एक बदनुमा दाग। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी स्वर्ण जाल। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।